Okay, we'll start discussing. First of all, question number 12. Is that clear? Everyone got the answer of question number 12? Yes, shall I repeat that? सबका आ गया था कि मुझे सॉल्व करना पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 12. Fine, I'll take this question. 12 में क्या कह रहा है देखिए. Arrangement is like this. ये मेरा ऐसा horizontal surface पे एक inclined plane place किया हुआ है like this, है ना? और इसके साथ so here एक object block place किया हुआ है and this block is of 8 kg. यहाँ से पुली अरेंज किया है और इसके साथ एक दूसरा ब्लॉक कनेक्टेड है. सो दिस ब्लॉक इज ऑफ 4 kg. ये जो ब्लॉक है दिस इज ऑफ 8 kg एंड दिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज गिवन टू अस 30 डिग्री. ये अपने को दिया हुआ है. सो आपसे इस केस में क्या पूछ रहा है? व्हाट दे आर आस्किंग यू, द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम. हो गया सॉल्व सभी का? एवरीवन हैज गॉट द आंसर? सिद्धि आया तुम्हारे बेटा क्वेश्चन का आंसर? अथर्व, have you got the answer of this question? 0 is it coming? Okay, fine. Let me see. सबसे पहले आप क्या करोगे, इस पे इधर टेंशन एक्ट होगा T and here it will be mg mass times gravity which is 4 into 10 and that is equal to 40 Newton. Again इस ब्लॉक पे भी अगर आप concentrate करोगे ना, so for this block also mg is acting downward. अगर आप ये ब्लॉक के लिए भी सोचोगे तो पहली बात सीधी एक्सेलरेशन विल बी इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नॉट इन मीटर पर सेकंड, है ना? सो अगर आप इससे सोचोगे इधर इस पे लग जाएगा mg and we will resolve the component mg. So if this angle is theta, ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा. सो इधर का कंपोनेंट हो गया mg sin cos theta, component here will be mg sin theta. So this will be 8 into 10 and sin 30 is 1 by 2, that is 4. So here also it is acting 40 Newton. So अब आप लॉजिकली सोचो कि इधर भी 40 न्यूटन एक्ट हो रहा है, इधर भी 40 न्यूटन एक्ट हो रहा है. सो नेट फोर्स ऑब्वियसली 0 है. सो अगर मेरा नेट फोर्स 0 न्यूटन है, इंप्लाइज की जो मेरा एक्सेलरेशन होगा वो भी 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ही होगा. हाँ, करेक्ट. Is it clear? So in this case the acceleration will be 0 because इधर भी फोर्स 40 न्यूटन लग रहा है और इधर भी फोर्स 40 न्यूटन लग रहा है. सो नेट फोर्स ऑब्वियसली 0 है और अगर नेट फोर्स 0 है इंप्लाइज की एक्सेलरेशन भी सिस्टम का 0 हो जाएगा. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम वाज ऑप्शन नंबर 3. इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 3. Is it clear everyone? Yes sir. Okay. Next question number 13. Have you tried this? 1 kg का ब्लॉक 1 kg का. So arrangement ऐसा है, देखो इसका. So question number 13 is something like this. ऐसे प्लेस किया है 5 न्यूटन वाला. ओके फाइन, लेट्स सी. और हमने यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया एंड ऐसे कनेक्ट किया है and this is connected with a okay, so this is basically connected with a pulley. इसके साथ ऐसे दूसरा कनेक्शन है और
ये अरेंजमेंट हो गया। और इसके साथ फिर हमने क्या किया, यहाँ से भी एक ब्लॉक दूसरा कनेक्ट कर दिया है। सो एक ब्लॉक ऑल्सो हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ये वाला ब्लॉक भी 1 kg का, एंड दिस ब्लॉक इज ऑल्सो 1 kg। सो इस ब्लॉक का भी मास 1 किलोग्राम है और इस ब्लॉक का भी मास 1 किलोग्राम है। तो आपसे पूछ रहा है टेंशन एंड द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, है ना। आपसे क्या पूछ रहा है इस केस में, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग पूछ रहा है। ओके ग्रेट, मैं भी करता हूँ। सबसे पहले इस पे mg इधर लगेगा, मास टाइम ग्रेविटी, दैट इज इक्वल टू ऑफ 10 न्यूटन। यहाँ पे टेंशन एक्ट हो गया T। अभी वही थ्रेड घूमता जा रहा है और ये थ्रेड मासलेस है, तो यहाँ पे भी टेंशन T हो जाएगा। इधर का एक्सेलरेशन अगर आप A पकड़ रहे हो तो इधर का भी एक्सेलरेशन A होगा, क्योंकि वही स्ट्रिंग से डायरेक्ट कनेक्टेड है। सो यहाँ का इक्वेशन लिखेंगे हमें, मुझे क्या मिलेगा, दैट 10 माइनस टी इज इक्वल टू 1 इंटू ए। यहाँ का इक्वेशन लिखोगे कितना आ जाएगा, T इज इक्वल टू 1 इंटू ए, प्लेस कर दिया। सो 10 माइनस टी is equal to n, t is equal to also a. So a is equal to a implies कि 2t sorry 2a is equal to 10, that will give us 5, implies कि जो मेरा acceleration आ गया that is equal to 5 meter per second square, and they are asking me to calculate tension. So 1 into 5 so implies कि जो मेरा tension आएगा यहाँ से that will be equal to 5 Newton. हाँ correct, excellent, सभी का सही है क्वेश्चन। Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Yes या no? Yes sir. Okay. Next. Yes, ठीक, नेक्स्ट चलते। सो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ ये अच्छा सवाल है। देयर आर टू ब्लॉक्स 5 kg और 1 kg एंड कनेक्टेड विद अ स्प्रिंग। तो पूछता है ड्यूरिंग देयर मोशन द स्प्रिंग बैलेंस रीड्स द वेट ऑफ। अरेंजमेंट कुछ ऐसा है, सो फ्रॉम हियर weighing मशीन कनेक्टेड है, द कनेक्शन हियर इज ऑफ पुली, और इसके साथ दो ब्लॉक कनेक्टेड है बेसिकली। So one block here, other block here, and this block has a mass of 5 kg and this block has a mass of 1 kg. तो आपसे पूछ रहा है कि weighing मशीन का रीडिंग क्या होगा, 2 kg वाट। ओके कौस्तुभ, लेस देन 6, फाइन। क्या लॉजिक लगाया कौस्तुभ, कैसे कैलकुलेट किया इसको? कौस्तुभ कैसे कैलकुलेट किया, व्हाट लॉजिक यू हैव यूज्ड? sir, weighing balance would measure the tension acting on हाँ हाँ the pulley, मतलब टूटी नीचे लगेगा इसलिए वो वर्कआउट में लिया। बिल्कुल सही। सो एक्चुअली वो 2t मेजर करेगा। तो आप क्या एज्यूम कर लो इस केस में, क्योंकि यहाँ का टेंशन अगर मैं t पकड़ता हूँ, वही स्ट्रिंग घूम के जा रहा, तो यहाँ भी t हो जाएगा, here also it will be t and here also it will be t। इधर क्या लग रहा है, मास टाइम्स ग्रेविटी इंप्लाइज 50 न्यूटन, और इधर भी क्या लग रहा है, मास टाइम ग्रेविटी, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 10 न्यूटन। सो अगर ये नीचे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, सो दिस ब्लॉक विल मूव अपवर्ड विथ ए एक्सेलरेशन, कि सेम स्ट्रिंग है। तो अगर मैं यहाँ का इक्वेशन लिखूं, व्हाट आई विल बी गेटिंग, अगर मैं यहाँ का इक्वेशन लिखूं क्या मिलेगा अपने को, 50 माइनस टी इज इक्वल टू 5 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ का इक्वेशन लिखिए आप, t माइनस 10 इज इक्वल टू 1 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। So adding equation 1 and equation 2, अगर आप ये दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, दैट इज 40 इज इक्वल टू 6 इंटू ए, 20/3। सो इम्प्लाइज की जो एक्सेलरेशन आ गया मेरा, दैट विल बी इक्वल टू 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया, राइट। अभी मुझे ये निकालना है टेंशन, क्या करोगे आप, t माइनस 10 इज इक्वल टू 20/3 इंटू 1, सो दैट विल बी सेम। सो टेंशन कितना आ जाएगा, 20/3 प्लस 10, एलसीएम ले लेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा ये, 50/3, यस करेक्ट,
सो 50/3 का मतलब कितना हो गया? 13 पॉइंट। सो आप इसको डिवाइड कर दो, 50/3 करोगे कितना आ जाएगा? 1 2 16.66. So tension from here I'll be getting is 16.66 Newton. कौस्तुभ कैसे आ रहा था तुम्हारा 2 point something? तो 2T लेना है ना, हाँ 2T लेना है ना। हाँ ऑब्वियसली, पहले तो मैंने टी निकाला। सो स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग कितना हो जाएगा? यहाँ पे टी और यहाँ पे टी, सो इसका रीडिंग हो जाएगा 2T। सो रीडिंग विल बी, अगर आप रीडिंग के बारे में बात करोगे, सो रीडिंग हो जाएगा ट्वाइस ऑफ टेंशन। सो 2 into 16.6. So by solving this, सर पर वो 60 न्यूटन से कम है ना। repeat again, I can't hear you. तो वो 60 न्यूटन से कम है तो आंसर लेस देन 6 kg आएगा। हाँ ये तो केजी में करना है ना, तो केजी में करोगे तो आपको ये डिवाइड बाय 10 कर दो इस केस में। सो क्योंकि केजी में आंसर्स दिया है आपको, है ना, आंसर दिया है केजी में। सो अगर आप केजी में करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? दिस डिवाइडेड बाय 10। सो आपका जो रीडिंग हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 3.32 kg. So which is less than 6 kg. So the correct answer for this question will be option number 2. है ना कौस्तुभ, समझ में आया? आंसर सही था तुम्हारा, बट कैलकुलेशन वाज ए मिस्टेक इन द कैलकुलेशन। Okay, fine. Is it fine, everyone? Do I make sense to all of you? Yes, sir. Okay, fine. Yes, sir. हाँ, so good problem by the way. Simple है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है. For NEET it's a good problem. Next. अगला क्वेश्चन क्या था? हाँ, a chain consists of 5 links which each of mass 0.1 kg is lifted vertically up with a constant acceleration of 2.5 meter per second square. The force of interaction between first and the second link is as shown is. Okay. So here basically ऐसा कुछ है, so ऐसे आपका रिंग चेन है. Yeah, we take it like this. So in this case, चेन आपका इस वे में है. चेन को आप लिफ्ट कर रहे हो ऊपर की तरफ, और पहला छल्ला और दूसरे छल्ले के बीच में इंटरेक्शन आपसे पूछा जा रहा है. सो दे आर आस्किंग यू इंटरेक्शन लाइक दिस. सो एक आपका ऐसा हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. इसको हम ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहे हैं. ओके, लेट्स सी. मैं भी करता हूँ, कॉस्टिव देखते हैं. एंड वी आर लिफ्टिंग इट अपवर्ड विद एन कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ, कितना था एक्सेलरेशन? 2.5 मीटर पर सेकेंड, और हर 0.1 kg का है. सो वी आर लिफ्टिंग इट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक छल्ला जो है इसका मास है 0.1 kg. तो आपसे पूछ रहा है फर्स्ट और सेकंड के बीच में कितना इंटरएक्टिव फोर्स होगा, फर्स्ट और सेकंड के बीच में. ओके, कौस्तुभ का आंसर है 4.92, निशांत का आंसर है 5.20. फाइन, लेट्स सी. कोई मुझे बता दो, इधर कौस्तुभ और निशांत, कोई मुझे बता दो क्या लॉजिक यूज किया आपने. दोनों में से कोई बताओ क्या लॉजिक यूज करेंगे. देखो, जब भी इस तरह का सवाल हो ना, चेन का पूछे या थ्रेड पे मास दे दे, आप क्या करो, जिस पॉइंट पे आपसे टेंशन पूछ रहा है, जिस पॉइंट पे तुमसे टेंशन पूछ रहा है, आप वहां पे काट के मासलेस थ्रेड जोड़ दो. तो मैंने क्या करना है कि ये जो मेरा पहला छल्ला है,
और इसके बाद और इसके बीच में इंटरेक्शन पूछ रहा है ना, फर्स्ट और सेकंड के बीच में। तो मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पे इंटरेक्शन पूछ रहा है, तो मैंने इसको काट लिया और काट के मैंने एक मासलेस थ्रेड जोड़ दिया। मैंने काट के एक मासलेस थ्रेड जोड़ दिया। कंसेप्ट समझ लो सब लोग। जब भी थ्रेड में मास दिया होगा और आपको टेंशन पूछ रहा होगा थ्रेड में, तो आप क्या करना, जिस पॉइंट पे तुमसे टेंशन पूछा है ना, वहां पे थ्रेड को काट लो और काटने के बाद वहां पे एक मासलेस थ्रेड जोड़ दो और वो मासलेस थ्रेड में आप टेंशन निकाल लो। जो टेंशन आएगा वही आपका इंटरएक्टिव फोर्स होगा। Is it clear? Now see what I'm will be doing here. नेट फोर्स से एक्सीलरेशन ऊपर है और नीचे वाला का मास 0.4 kg है, सो mg टेंशन। ओके ग्रेट, चलो लेट्स सी। इसका मास टोटल कितना हो गया, 0.1 0.1 0. ये टोटल कंबाइंड मास हो गया 0.4 kg। इसका मास हो गया 0.1 kg and this is accelerating upward with an acceleration of 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे क्या पूछ रहा है, फर्स्ट और सेकेंड इंटरैक्शन के बीच में टेंशन पूछ रहा है। बड़ा सिंपल सा सवाल है। तो यहाँ पे टेंशन टी लगा दिया। ये टोटल का कंबाइंड नीचे मास लगेगा व्हाट, mg implies 0.4 into 10, so this implies कि ये मेरा 4 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। आप इसका इक्वेशन लिख दो। so t minus mg is equal to m into a, so t minus mg the value you have is 4, mass दिया हुआ 0.4 into acceleration you are having is 2.5, 10 हटा दिया। so this implies कि t minus 4 100 over 100, तो ये कैंसिल होके 1 आ गया। This implies that t minus 4 is equal to 4 and therefore the tension which I'll be having is of 5 newtons. The correct answer, हाँ, depending 4.92 when you will taking acceleration due to gravity, अगर आप 4.9 ले लोगे ना तभी, and if I am going with 10, so obviously ये मेरा आंसर आएगा। .92, so correct answer for this problem is 4.92. So answer is option number 2. Good. Okay. स्मृति, आपने इसको सॉल्व करने के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लिया था? हैव यू टेकन 10 और 9.8? 9.8. हाँ, that's why you're getting 4.92. Good. निशांत, समझ में आ गया एरर क्या किया तुमने? What is the error? ओके गुड। ये एक मुझे क्वेश्चन कराने से ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे कंसेप्ट समझाना है। आपके दिमाग में कंसेप्ट सीख लो जो मैं भी बता रहा हूँ आपको, कि जब भी तुम्हें थ्रेड में या रोप में कहीं भी टेंशन निकालना होगा किसी पॉइंट पे, तो लॉजिकल बात है रोप के पास मास रहेगा, और अगर रोप के पास मास है तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। इफ इट इज एक्सेलरेटिंग देन, अगर वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, वो इक्विलिब्रियम में है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तब इस केस में तो हर पॉइंट पर टेंशन सेम रहेगा, ऑब्वियस है। लेकिन अगर थ्रेड या रोप एक्सेलरेट कर रहा है और रोप के पास मास है, तो हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होगा, आइदर एक्सेलरेट कर रहा है और डी एक्सेलरेट कर रहा है। अगर वो रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तब तो कोई लफड़ा नहीं है, हर पॉइंट पे टेंशन सेम रहेगा, राइट। नाउ इफ इट इज एक्सेलरेटिंग और डी एक्सेलरेटिंग, उस केस में हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग रहेगा, और आपको रोप के किसी भी पॉइंट पे टेंशन निकालना है तो आप क्या करोगे, वो वाला पॉइंट को काट लोगे, कट कर देना उस पॉइंट को, और वो पॉइंट को काट के आप वहां पे एक मासलेस थ्रेड जोड़ देना, और ये मासलेस थ्रेड में आप टेंशन निकाल लो, तो वही आपका इंटरेक्शन का फोर्स हो जाएगा। डू आई मेक सेंस व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आया सभी को? यस सर। है ना? चलो इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, तुम खुद से ट्राई करो। सिंपल क्वेश्चन बना देता हूँ, देखो। मान लो ये फ्रिक्शनलेस, अच्छा इसमें मजा कभी आता जब मैंने सरफेस पे फ्रिक्शन भी लगा देना था, तो उस केस में मैं तुम्हारे साथ और भी खेलता, लेकिन फिलहाल मैं सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगा रहा हूँ, इट्स अ फ्रिक्शनलेस सरफेस।
और इस पे ओके वेट बेटा, स्मृति में आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16 पे। पहले एक बार ये कर लेते हैं, सिंस ये कॉन्सेप्ट अभी सीख लिया है तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। मान लो ये मेरा ऐसा रोप है और रोप का पे फोर्स हम लगा रहे हैं 20 न्यूटन का। इस रोप का मास है 5 kg और इस रोप का टोटल लेंथ है 2 मीटर। आपको यहां से 0.5 मीटर पे रोप के इस पॉइंट पे जो टेंशन लगेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड टेंशन एट 0.5 मीटर फ्रॉम द एंड वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। जिधर तुमने फोर्स लगाया है वहां से 0.5 मीटर पे क्या टेंशन होगा ये आपसे पूछा गया है। हाउ मच? क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. ओके, गिव इट अ ट्राई। सिंस अभी हमने कॉन्सेप्ट कर लिया तो आपको एक ओके 15 न्यूटन से कौस्तुभ आंसर 5। कौस्तुभ इस क्वेश्चन में, अच्छा मुझे बताओ कौस्तुभ, सोच के अगर मैं क्वेश्चन को और थोड़ा टफ करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ मैं? 15 15 15 सबका है। बताओ अगर मैं तुम्हारे साथ ये क्वेश्चन में और कुछ खेलना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? मजा तभी आएगा। हाँ फ्रिक्शन तो बोल दिया मैंने, अथर्व फ्रिक्शन तो है ही एक, बट मान लो फ्रिक्शन नहीं भी है और तो भी मैं क्वेश्चन को थोड़ा और टफ करना चाहता हूँ। यस वेरी गुड कौस्तुभ, नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने लिया वो यूनिफॉर्म पकड़ा है। अगर मैं यही मास का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म पकड़ लेता तब ये सवाल बहुत भयानक हो जाता। सो वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम देन। अच्छा मुझे बताओ अगर मैं मास का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म लिया होता तो क्या करना पड़ता? Component break करना. इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करना पड़े। यस करेक्ट, इंटीग्रेट करना पड़ता। वेरी गुड एक्सीलेंट। करने का सर। हाँ बोलो। खैर पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर वो बताता हूँ। हाँ एक्स पे जाके dx का कंपोनेंट लेना पड़ेगा और वहां का वेलोसिटी निकाल के बाद में आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। खैर इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हम लैम्डा ले लेंगे। लैम्डा का मतलब होता है मास ग्रेडियंट। सो m/l मास ग्रेडियंट लैम्डा कितना हो जाएगा 5/2 kg/मीटर। ये मास ग्रेडियंट हो गया आपका। तो मुझे यहाँ से 0.5 मीटर पे पूछ रहा है तो आप क्या करोगे कि फ्रॉम हियर इसको हमने तोड़ के एक मासलेस थ्रेड को जोड़ दिया। सो यहाँ पे और इधर मैं फोर्स लगा रहा था और यहाँ पे मैंने क्या किया एक मासलेस थ्रेड जोड़ दिया। देखो यहाँ पे टेंशन टी डैश लग चेंज कर रहे हैं, हाँ इस फिगर को चेंज कर रहे हैं। हाँ चेंज कर रहे। मैंने क्या बताया जब भी रोप में मास होगा और अगर आपको टेंशन निकालना पड़ेगा
तो जिस पॉइंट पे आपको टेंशन निकालना है ना, वहां पे थ्रेड को तोड़ दो और तोड़ के एक मासलेस थ्रेड जोड़ दो। सो देखो यहाँ पे भी टेंशन इधर लग जाएगा और यहाँ पे टेंशन का ये डायरेक्शन होगा टी बेसिकली। ये वाले पार्ट का मास आप m1 ले लो एंड इस वाले पार्ट का मास आप m2 ले लो। m1 कितना हो जाएगा, और ये लेंथ आपको पता है 0.5 मीटर। 1.25। हाँ, ये हो जाएगा 1.5 मीटर ये लेंथ, तो टोटल 2 मीटर है। सो अगर मुझे ये वाले पार्ट का मास निकालना है m1, सो m1 विल बी इक्वल टू व्हाट 5/2 इंटू 0.5। सो हो गया ये 2.5/2। दिस विल बी इक्वल टू 1.25। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ से जो ये मास आया m1 कितना आ गया 1.25 kg। सो ये बेसिकली आ गया 1.25 kg। अब देखो टोटल ये 5 kg था और ये इधर 1.25 kg चला गया। सो इधर मास कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी मास हियर m2, will it be equal to 3.75 kg? यस सर। है ना। अब चाहिए तो यहाँ से निकाल लो या यहाँ से निकाल लो। पहले तो एक्सेलरेशन निकालो इस पे। टोटल मास 5 kg, फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। सो F इज इक्वल टू m इंटू ए। सो 20 इज इक्वल टू 5 इंटू ए 4। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन इधर की तरफ हो गया एंड दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो जैसे करना है वैसे कर लो। सो बेटर वे मैं इससे कर लेता हूँ। सो क्या लिखेंगे, F माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज 20 माइनस टी 1.25 इंटू एक्सेलरेशन इज 4 ओवर हियर। कितना हो जाएगा, 5। हाँ 5। तो टेंशन हो जाएगा दिस इज 20 माइनस 5। सो टेंशन विल बी ऑफ 15 न्यूटन। इज इट क्लियर? यस सर। है ना, ये अच्छा कॉन्सेप्ट था, इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट। सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ध्यान रखना बेटा, एक कॉन्सेप्ट समझ लो, जब भी आपको थर्ड में मास होगा और अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे टेंशन निकालना है तो आप क्या करोगे, जिस पॉइंट पे आपको टेंशन कैलकुलेट करना है ना, वहां पे थ्रेड को काट लो और काटने के बाद यू ऐड अ मासलेस थ्रेड ओवर देयर। आप वहां पे एक मासलेस थ्रेड ऐड कर दो और वो मासलेस थ्रेड में जो टेंशन होगा वही आपका वैल्यू हो जाएगा। इज इट फाइन? यस सर। ओके, नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, ये फिगर थोड़ा अनक्लियर है। पिछला स्लाइड। अच्छा स्लाइड, यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 16 में फिगर थोड़ा सा अनक्लियर है। और 3 blocks of equal masses, each of 3 kg are suspended by a weightless string as shown. If the applied force is 100 Newton, then T1 is equal to, T1 नीचे वाला में होगा, नीचे वाला कम होगा। ये तो सिंपल है ना, 130 न्यूटन आएगा इसका आंसर। यस आंसर आ रहा है पर वो कौन सा T1 है वही नहीं। हाँ वो नीचे वाला ही होगा बेटा, क्योंकि बाकी सब कुछ भी लोगे ना आप ऑप्शन से मैच नहीं करेगा। आप अगर बीच वाला को T1 पकड़ोगे तो कितना हो जाएगा 130 + 30, बराबर। सो T1 हियर इन दिस केस, T1 आप ऐसा एज्यूम कर लो कि T1 इस केस में नीचे वाले का टेंशन है। समझ में आ गया पॉइंट? यस सर। ओके, कुछ फिगर थोड़ा अनक्लियर है ये, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। एफ लगा रहे 2TN ब्लॉक्स है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17, ओरली बनना चाहिए सब सवाल, इसको करने के लिए पेन पेपर की भी जरूरत नहीं है। सो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ पे हमने एक ब्लॉक प्लेस किया है। Here we have placed a block और इसको हमने पुली से
कनेक्ट कर दिया। हाँ, नहीं 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 नहीं, गलत है प्रणिका, थोड़ा सा चेक करो, कुछ तो हल्का सा एरर किया है। यस कौस्तुभ, करेक्ट। यहां से हमने क्या किया, ऐसे पुली लगा दिया, इसको यहाँ पे फिक्स किया है, और हियर वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ F न्यूटन, और ये ब्लॉक का मास दिया हुआ है mkg का। तो आपसे पूछ रहा है कि ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, आप बताइए। देखो, अगर सिंस ये पुली मासलेस है, पुली के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप पुली को क्या पकड़ोगे, मासलेस ले लेंगे। अगर पुली मासलेस है तो पुली के दोनों ऊपर वाले साइड में और नीचे वाले साइड में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब जितना फोर्स पुली के ऊपर लगेगा उतना ही फोर्स पुली के नीचे लगेगा। ध्यान रखना, अगर पुली को मास होता तो पुली के ऊपर और पुली के नीचे फोर्स अलग अलग होता, इफ इट इज एक्सेलरेटिंग देन। लेकिन इस केस में पुली के पास कोई मास नहीं है। सो अगर पुली के पास कोई मास नहीं है मतलब नेट फोर्स 0 है, और अगर नेट फोर्स 0 है इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा। तो पुली पे जितना फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा उतना ही फोर्स नीचे की तरफ लगना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये तभी होगा जब पुली इज मासलेस। अब देखो यहाँ पे मेरा फोर्स F लग रहा है, तो ये फोर्स ऊपर जाके इक्वली डिवाइड होगा F/2 और F/2 में। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है मैंने ऐसा क्यों किया है कि फोर्स को मैंने इक्वली डिवाइड क्यों किया है दोनों थ्रेड में? सर नेट फोर्स 0 हो जाएगा उससे। हाँ, नेट फोर्स तो 0 हो जाएगा पुली का बेटा, लेकिन ऐसा भी तो कर सकते थे ना, कि यहाँ पे लगेगा 2F/3 और यहाँ पे लगेगा F/3। मैंने F/2 और F/2 इक्वली ही क्यों बांटा है? सर एक ही थ्रेड है तो हाँ, क्योंकि ये थ्रेड सेम है, और सिंस अगर ये थ्रेड सेम है, डाउनवर्ड कोई और फोर्स नहीं है, बोलना गलत है बेटा। सर कौस्तुभ, F/2 प्लस F/2 किया तो F आएगा, इसलिए आपने दोनों साइड F/2 हाँ तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ ना, 2F/3 और F/3, तो भी तो F ही आएगा, ऐड करके देख लो। हाँ, ये करने के बाद F ही आता है। हाँ, F/2 और F/2 करेंगे तभी भी F आएगा, लेकिन अगर मैं 2F/3 और F/3 में तोड़ दूं तभी भी तो F ही आएगा। हाँ सर। हाँ, तो मैंने सेकंड वाला ऑप्शन क्यों ऑप्ट नहीं किया, फर्स्ट वाला ही क्यों ऑप्ट किया है? यही सब जो बता रहा हूँ ना, छोटा छोटा चीजें, यही कॉन्सेप्ट है और यही सवाल बनेगा। सर बिकॉज वो एंटायर स्ट्रिंग है, और एंटायर स्ट्रिंग जब तुम नीचे खींच रहे हो तो इक्वल फोर्स ऊपर दोनों स्ट्रिंग के पॉइंट्स पे लगेगा। यस, दोनों स्ट्रिंग्स पे इक्वल फोर्स लगेगा क्योंकि स्ट्रिंग मेरा मासलेस है, और मैंने बताया था अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन सेम होना चाहिए, वरना स्ट्रिंग टूटेगा, राइट? सो अगर ये 2F/3 और F/3 में अगर ये डिस्ट्रीब्यूट होता तो स्ट्रिंग के 2 पॉइंट पे टेंशन अलग अलग हो जाता, और अगर 2 पॉइंट पे टेंशन अलग हो जाता तो स्ट्रिंग टूट जाता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ से दो कॉन्सेप्ट सीखा हमने कि अगर पुली मासलेस है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब जितना फोर्स नीचे होगा उतना ही फोर्स ऊपर लगेगा, और फोर्स इक्वली डिवाइड होगा। दिस इज बिकॉज कि स्ट्रिंग इज मासलेस। अब देखिए, सो अगर यहाँ पे F/2 है, सो इधर भी F/2 हो जाएगा, और इसका एक्सेलरेशन A इधर की तरफ चाहिए। सो मुझे पता है कि नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और नेट फोर्स इस केस में F/2 लग रहा है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। So acceleration from here will be equal to F/2m. Yes, correct निशांत, ऑप्शन नंबर ए। सो इसका करेक्ट आंसर ये है, और ये इसका लॉजिक था। क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट लॉजिक अच्छा है इस केस में। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, अ प्लम्प बॉल हैंगिंग फ्रॉम द रूफ of a compartment is found to be inclined at an angle of 45 degree with vertical. The time taken by the train to travel a distance of 1.2 kilometer will be. मजेदार सवाल, किसी ने किया है क्वेश्चन? Anyone who has attempted this?
अगर नहीं किया तो एक बार खुद से करके देखो अभी। स्मृति कैसे किया बेटा? 10 सेकेंड्स लॉजिक दो मुझे। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम अज्यूम किया ट्रेन को, और फिर बॉब पीछे जाएगा ट्रेन की, सॉरी बॉब आगे जाएगा ट्रेन जब एक्सेलरेट करेगा। फिर उस पे स्यूडो फोर्स लगा के फिर वैसे सॉल्व किया जो रेगुलर कर। अच्छा, स्यूडो फोर्स लगा के क्या निकाला? टेंशन होगा उसके ऊपर, बॉब के ऊपर। हाँ के कंपोनेंट्स निकाले। हाँ और टी cos 45 वाला कंपोनेंट जो होगा वो ma के बराबर होगा। हाँ और मतलब दोनों को फिर t sin 45 mg होगा, तो उससे एक्सेलरेशन निकाला दोनों को सॉल्व करके। एक्सेलरेशन 10 आया और फिर काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज किया। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। यस प्रांजल, 10 सेकेंड्स आएगा वो स्यूडो फोर्स से सॉल्व होगा, उसने बता दिया है। मैं इसको बिगाड़ स्यूडो के भी कर सकता हूँ, नो डाउट। स्मृति एक्सीलेंट बेटा। कौस्तुभ क्या लॉजिक यूज किया? सेम जो स्मृति ने बताया वैसा ही यूज किया, कुछ अलग किया है? अच्छा ओके सेम। मैं थोड़ा सा अलग बताता हूँ, सिंस दोनों अप्रोच बताता हूँ एक्चुअली। एक नया वेज में तुमको समझाता हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में एक नया कॉन्सेप्ट और आ जाए कि ऐसे भी सोच सकते थे। हालांकि जैसे तुम लोगों ने सोचा है वो बिल्कुल सही है। टेक अनदर अप्रोच। मान लो ये ट्रेन का कंपार्टमेंट है और ये ट्रेन के कंपार्टमेंट, मान लो एक कंपार्टमेंट आगे एक्सेलरेट कर रहा है a मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ये जो है पेंडुलम का बॉब ये यहाँ से थोड़ा पीछे हो गया, सच दैट कि ये जो एंगल बना रहा है वर्टिकल से, दिस एंगल इट इज मेकिंग हियर इज 45 डिग्रीज, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो पूछ रहा है कि ये जो ट्रेन का कंपार्टमेंट है इसको आधा किलोमीटर जाने में कितना वक्त लगेगा। सो फाइंड टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल हाफ किलोमीटर या 500 मीटर, एक ही बात है। अच्छा, इसको दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो कि ग्राउंड के फ्रेम से कर सकते हो, एक तो आप ट्रेन के फ्रेम से कर सकते हो। तो मैं ट्रेन के फ्रेम से करता हूं। अब अगर ऑब्जर्वर ये ट्रेन में बैठ गया, ट्रेन के फ्रेम से कर रहे हैं, मैं इसको ग्राउंड के फ्रेम से भी कर सकता था। अब ऑब्जर्वर ट्रेन के फ्रेम में बैठ गया, मुझे बताओ इस केस में जब ऑब्जर्वर ट्रेन में बैठा है तो ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम में है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में है? नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम। अच्छा, नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स का सेकेंड लॉ हम लगा सकते हैं क्या? नो सर। नहीं, न्यूटन का सेकेंड लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इनर्शियल फ्रेम्स। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है मेरा, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप न्यूटन का सेकेंड लॉ लगा सकते हो क्या? आंसर इज नो, हम नहीं लगा सकते। अच्छा, अगर मुझे नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाना है तो मुझे कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। वो क्या करते हैं, क्या जुगाड़ लगाते हैं? व्हाट इज दैट कॉल्ड? स्यूडो फोर्स। अच्छा, स्यूडो फोर्स एक्चुअली कोई फोर्स है क्या नेचर में कि ये फॉल्स फोर्स है? फॉल्स। एक्चुअली कोई फोर्स स्यूडो वगैरह होता नहीं है, ऐसा कोई फोर्स ही नहीं है। जैसे आप सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ते हो, कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल है ही नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का कोई फोर्स नेचर में नहीं है। या सेंट्रीफ्यूगल हो गया, वो भी नेचर में नहीं है। हाँ, कोई ना कोई फोर्स होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, कोई ना कोई फोर्स होता है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम करता है। जैसे कभी कभी फ्रिक्शन करेगा, कभी टेंशन करेगा, कभी नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट करेगा, वगैरह वगैरह।
डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जैसे बैंकिंग ऑफ रोड में तुमने देखा होगा फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट करता है वगैरह वगैरह। समझ में आ गया? एग्जैक्टली सेम वे में स्यूडो फोर्स कोई फोर्स नहीं है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स का लॉ अप्लाई करने के लिए हम स्यूडो फोर्स लगाते हैं। पहला बात ये। अब मुझे बताओ स्यूडो फोर्स कितना होता है? व्हाट इज स्यूडो फोर्स? इज इट इक्वल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम? लेकिन इसका मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर फ्रेम इधर एक्सेलरेट कर रहा है तो स्यूडो फोर्स ऑपोजिट में लगेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इस पे जो स्यूडो फोर्स लगा, ये स्यूडो फोर्स इस पे इधर लग गया m इंटू ए, और इस पे mg इधर लग जाएगा मास टाइम्स ग्रेविटी, और इसका जो रिजल्टेंट दिया है वो ऐसा रिजल्टेंट होगा। और मुझे पता है कि ये रिजल्टेंट यहाँ से 45 डिग्री पे है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, दो वेक्टर का रिजल्टेंट 45, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्टेंट 45 डिग्री पे कभी जाता है? जब ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या रहता है, सेम, तभी तो 45 डिग्री पे जाएगा। यस या नो? मान लो आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, अगर ये फोर्स 10 न्यूटन का है और ये फोर्स भी 10 न्यूटन का है, तो लॉजिकल बात है इसका रिजल्टेंट 45 डिग्री पे जाएगा। अगर ये फोर्स 20 न्यूटन का है और ये फोर्स 10 न्यूटन का है, तो रिजल्टेंट 20 न्यूटन की तरफ बेंड हो जाएगा, है ना? मैं कंपोनेंट नहीं तोड़ता हूँ, टेंशन कैन आई नॉट सॉल्व दैट। मैं सिंपली यहाँ पे एक लॉजिक लगा देता हूँ। और लॉजिक क्या लगा इस केस में कि अगर इसका रिजल्टेंट 45 डिग्री पे जा रहा है, इसका मतलब ये वाला जो फोर्स है मैग्नीट्यूड में और ये वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड दे शुड बी सेम, तभी तो रिजल्टेंट 45 पे जाएगा। हाँ या ना? यस सर। ये अलग एक लॉजिक है। हालांकि श्रुति ने जैसे सॉल्व किया, टेंशन का कंपोनेंट तोड़ के बैलेंस कर दिया, वो भी सही है, कोई गलती नहीं है, बट वो थोड़ा लेंदी हो गया, ये थोड़ा डायरेक्ट हो जाएगा। सो इफ द एंगल इज 45 डिग्री, सो ऑब्वियसली आई कैन से कि A विल बी इक्वल टू G। अब डिस्टेंस उसको चलना है 5.5 किलोमीटर, मतलब 500 मीटर। सो विल यूज प्लस हाफ AT स्क्वायर। सो 500 half into 10 into t square, this is 5. So t square will be equal to 100, implies t will be equal to under root of 100. 10 seconds. Okay, great everyone. समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? यस सर। Okay, fine. Is it clear to all of you? Yes, sir. Okay, fine. अब एक स्यूडो फोर्स पे एक क्वेश्चन और कराता हूँ। सर फिगर बताइए नहीं। कौन सा फिगर बेटा? ये वाला? यस सर। ओके। ट्रेन कंपार्टमेंट आगे एक्सेलरेट कर रहा था, तो ऑब्वियस ही बात, ये पेंडुलम का बॉब पीछे चला जाएगा और ये 45 डिग्री का एंगल वर्टिकल से बना रहा था। तो मैंने ट्रेन के फ्रेम से किया, तो जैसे आप ट्रेन के फ्रेम से करोगे, इस पे स्यूडो लग जाएगा MA, इसके ऑपोजिट में MG इधर लगेगा और ये इसका रिजल्टेंट इधर लगेगा। इट सेज कि जो रिजल्टेंट है ना वो 45 डिग्री के एंगल पे है। तो मैंने क्या बताया बेटा कि जो रिजल्टेंट 45 पे तभी जाएगा जब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दे विल बी सेम, तभी तो रिजल्टेंट 45 पे जाएगा। इंप्लाइज कि एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू G, और बाद में हमने काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगा दिया। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, स्यूडो पे एक और क्वेश्चन देता हूँ। देखो, मान लो ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे मान लो एक कोई भी वेज रखा हुआ है। सो ये मेरा ऐसा फ्रिक्शनलेस सरफेस है
और इस पे एक वेज रख दिया लाइक दिस। और इस पे एक छोटा सा ब्लॉक और प्लेस किया है ना, एक छोटा सा ब्लॉक और प्लेस कर दिया है। इसका मास मान लो कैपिटल M kg है, ये एंगल आपको थीटा दिया हुआ है, इसका मास स्मॉल m kg है, और इधर से हम फोर्स लगा रहे हैं F। कहीं भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ F, देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर, फाइंड वैल्यू ऑफ F such that small m kg block will not slide on wedge। आपको ये F का वैल्यू बताना है ताकि ये स्मॉल m kg का ब्लॉक, ये स्मॉल m kg का ब्लॉक वेज पे स्लिप ना करे। उसके लिए आपको F का वैल्यू बताना है। ओके, mg tan थीटा। ओके m plus mg tan थीटा। ओके, इसका एक HCR में बड़ा मस्त सवाल है, वो भी कराऊंगा, पहले ये कर लेते। चलो करते स्यूडोफ से इसको। पहली बात, इसका मास m, इसका मास m, तो पहले आप एक्सेलरेशन निकाल दो। F कितना हो जाएगा, m plus m इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हो जाएगा F डिवाइडेड बाय m plus m। ये इसका एक्सेलरेशन मिल गया आपको। अभी मैं वेज के फ्रेम से करता हूँ, मतलब ऑब्जर्वर वेज पे बैठा है। सो अगर ऑब्जर्वर वेज पे बैठा है तो इस पे स्यूडो का फोर्स पीछे लग जाएगा और इस पे mg इधर लग गया। और ये नॉर्मल रिएक्शन इधर एक्ट हो रहा है। अगर ये एंगल थीटा है सो ये एंगल भी थीटा होगा, एंड दिस एंगल इज अगेन थीटा। सो ma का कंपोनेंट अगर आप इधर ब्रेक डाउन करोगे कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू ma cos थीटा। और mg का कंपोनेंट अगर आप इधर तोड़ोगे कितना आ जाएगा, mg इंटू साइन थीटा। और इधर की तरफ कंपोनेंट हो गया ma साइन थीटा, और इधर लग जाएगा आपका mg cos थीटा। अब सोचो, अगर ये ऑब्जेक्ट को स्लिप नहीं करना है तो कैन आई से, अगर ये तभी स्लिप नहीं करेगा, फॉर नो स्लिपिंग, क्या रिजल्ट होगा, ma इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू mg इंटू साइन थीटा। आएगा या नहीं? सो ये नो स्लिपिंग के लिए हम निकाल रहे हैं। m से m कैंसिल हो गया, तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, g साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। सो फ्रॉम हियर एक्सेलरेशन कितना हो गया, विल दैट बी इक्वल टू g tan थीटा। आपसे फोर्स पूछ रहा है, सो फोर्स कितना हो जाएगा, m plus m into acceleration, so F will be equal to m plus m, और एक्सेलरेशन आपने यहाँ से निकाल दिया, that is g tan theta। गुड, कौस्तुभ एक्सीलेंट बेटा।
प्रांजल m+m होगा, सिर्फ m नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपसे फोर्स पूछा है। Is it clear, everyone? Is it clear to all of you? सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट स्यूडो फोर्स का? हाँ, ध्यान रखना। हाँ, स्यूडो फोर्स आते बराबर ना कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक सिंपल सी बात है, स्यूडो फोर्स तुम्हारे कैलकुलेशन को आसान बनाएगा। और स्यूडो फोर्स कब लगाएंगे हम? जब मेरा ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम पे होगा, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम पे न्यूटन का सेकेंड लॉ डायरेक्टली हम नहीं लगा सकते। सो न्यूटन का सेकेंड लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम पे जो ऑब्जर्वर है उसके लिए अगर आपको लगाना है तो आपको स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अर्थ जो है वो अर्थ इनर्शियल फ्रेम है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है? नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सर विद रिस्पेक्ट टू क्या? अर्थ के बारे में बताओ। नॉन इनर्शियल का मतलब क्या है, ये इनर्शियल का मतलब क्या है? अगर आपका फ्रेम नॉन इनर्शियल मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम, एक्सेलरेशन है कुछ। हाँ बराबर। तो अर्थ इनर्शियल फ्रेम है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है? अर्थ, अब यही लफड़ा एक चीज, एक्चुअली अर्थ एक्सेलरेट होता है क्योंकि अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हर जगह पे है, और अर्थ अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है, वहां पे भी एक्सेलरेशन इसके पास होगा। लेकिन अर्थ इतना बड़ा है, इसका रेडियस होता है 6400 किलोमीटर्स, तो अर्थ इतना बड़ा है कि हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि अर्थ एक इनर्शियल फ्रेम है। इसलिए जब ऑब्जर्वर अर्थ पे होगा तो अर्थ पे जो ऑब्जर्वर खड़ा है उसके लिए आपको स्यूडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आ रहा बात? एक्चुअली अर्थ एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक्चुअली अर्थ नॉन इनर्शियल फ्रेम होना चाहिए था, लेकिन अर्थ का साइज इतना बड़ा है, इतने बड़े साइज का अर्थ है कि हम अर्थ को इनर्शियल फ्रेम ट्रीट करते हैं, एंड देयरफॉर अगर ऑब्जर्वर अर्थ पे खड़ा है ना, सो फॉर दैट ऑब्जर्वर यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई स्यूडो फोर्स। आप बगैर स्यूडो फोर्स के आपका काम चल जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? Yes, sir. हाँ ठीक, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? हाँ, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन एक्चुअली। A pulley and the string shown in the figure are smooth and of negligible mass. For the system to remain in equilibrium, the angle theta is. So, m के, so इसका जो अरेंजमेंट है वो कुछ ऐसा है। $45 डिग्रीज। ओके, कॉस्ट क्या लॉजिक यूज किया कॉस्ट? तो क्या लॉजिक यूज किया? सर टेंशन विल बी इक्वल टू mg। ओके, वी कैन अप्लाई लैमिस थ्योरम। ठीक है स्मृति, देखो एक और लॉजिक आया। स्मृति लैमिस थ्योरम लगा के जरा देखो बेटा। तो 45 डिग्री आया। हाँ लगा के देखो ना, लैमिस थ्योरम अप्लाई करके तो देखो। यही तो कर सीखना है हमें, अलग अलग अप्रोच। एंड द टेंशन का कंपोनेंट रिजॉल्व किया। अच्छा ओके, ऐसा कनेक्शन है। ऐसे है, इट विल हैव जीरो एक्सेलरेशन। ओके निशान, ओके हाँ जीरो एक्सेलरेशन तो होगा ही, क्योंकि ऑलरेडी वो क्वेश्चन में देख के रखा है कि वो इक्विलिब्रियम में है निशांत। सो अगर वो इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब जीरो एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा, फॉर श्योर है। हाँ या ना? ये ब्लॉक आपने जो यहाँ कनेक्ट किया, दिस इज ऑफ m kg, और ये ब्लॉक m kg का है, एंड दिस ब्लॉक इज ऑफ √2 m kg। ये ब्लॉक मेरा
√2m kg का है. And this angle is theta and this angle is obviously theta. Okay, fine. चलो करके जरा देखो इसको. Everyone will try. वैसे I am getting the answer 45 degree. एडवांस में एक्चुअली वो वेलोसिटी के टर्म्स में पूछा था. सिंपल है कॉन्सेप्ट ही. देखिए मैं कर देता हूँ. यहाँ पे भी क्या लग रहा है? Here also it is acting mg. इधर भी mg लग रहा है. इधर आपका टेंशन T और इधर भी आपका टेंशन T. So here also T और यहाँ भी टेंशन T लग रहा है. बराबर ना. सो आप एक काम करो, T का कंपोनेंट ब्रेक कर दो. सो इधर क्या हो जाएगा? T cos थीटा और ये T का भी कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इधर आ जाएगा T cos थीटा. Along this line component will be T sin थीटा और इधर भी होगा T sin थीटा. नीचे आ गया √2mg. सो अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में सोचोगे कितना आ जाएगा? 2T cos थीटा इज इक्वल टू √2mg और यहां से मुझे पता चल रहा है दैट T इज इक्वल टू mg. सो 2 into mg into cos थीटा √2mg. सो ये mg और ये mg कैंसिल हो गया. cos theta by 2. So this will be √2 implies cos theta is equal to 1 by √2. So this implies theta from here I'll be getting is 45 degrees. Is it clear, everyone? Sir, wait. हाँ. सर ये cos theta इक्वल टू √2/2 है ना? हाँ. तो कैंसिल कैसे किया? 2 को लिख सकते हैं ना हम लोग. 2 can be written as √2 into √2. वो √2 into √2 है सर. ऊपर √2 है, नीचे सिर्फ 2 है. तो 2 को हम लिख सकते हैं ना √2 into √2. इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 के बराबर आ जाएगा ना. ओके सर. Is it clear to all of you? Shall I move ahead? सर 1 minute. हाँ हाँ ठीक. ओके सर. Okay. चलो next. Next question क्या कह रहा है? Two bodies of mass 4 kg and 6 kg are attached to the ends of the string which passes over a pulley. The 4 kg mass is attached to the top cable by another string. The tension T1 is. तो बहुत easy problem. बन गया है क्वेश्चन?
देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओके 20 न्यूटन इज द कॉस्ट ऑफ आंसर, फाइन, ट्राई कर लेते हैं। सो अगर आप देखोगे सो यहाँ से मैंने अटैचमेंट किया है 19.6 इज निशांत आंसर। ओके निशांत तुमने 9.8 लिया रहेगा। यस सर। और हाँ ओके, सो यहाँ से दो ब्लॉक्स कनेक्टेड है। सो वन ब्लॉक हियर इज ऑफ 6 kg एंड यहाँ पे एक 4 kg का ब्लॉक है, और इसको बाद में हमने ग्राउंड से और अटैच कर दिया है। सो so this block is of 4 kg and the mass of this block is of 6 kg। इसका मास दिया 4 kg, यहाँ का टेंशन T है और ये वाले थ्रेड में टेंशन T1 है। तो आपसे ये T1 पूछा गया है। सिंपल है, कैसे करोगे आप, इसको पहले T निकाल दो। सो T विल बी इक्वल टू व्हाट, 6 into 10, कि यहाँ पे mg लग रहा है 6 into 10, so this implies कि T will be equal to of 60 न्यूटन, और यहाँ पे 60 हो गया और इसका नीचे mg लग रहा है, कितना लग रहा है 40 न्यूटन। सो अगर मैं यहाँ पे बैलेंस करूंगा T will be equal to T1 plus mg, सो T हो गया आपका 60 न्यूटन is equal to T1 plus 40, so this implies कि T1 कितना आ जाएगा मेरा 60 minus of 40, so this implies T1 will be equal to 20 न्यूटन। Are you getting my point, everyone? Yes, sir. Okay, easy problem था। Next, last question, acceleration of block of mass m, a0 is equal to g लगा रहे हैं। ओके m kg का जो ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है, थीटा एंगल दिया हुआ है। सो द लास्ट क्वेश्चन जो हमने से अटैच किया, दिस एंगल इज गिवन थीटा, ये ब्लॉक का मास m kg है, और ये जो दूसरा ब्लॉक है ना इसका मास स्मॉल m kg है, और यहां से हम एक्सेलरेशन लगा रहे हैं a0 is equal to g, तो ये स्मॉल m kg का आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है। दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m kg। g cot theta minus sin theta, अच्छा g cos theta minus sin theta, इज देयर ऑप्शन? हाँ है ना, लास्ट ऑप्शन। ओके बाकी लोग भी ट्राई करो, मुझे उल्टा लग रहा है। ओके जी cos थीटा प्लस साइन थीटा, सेम आंसर। ओके ओके फाइन, करता हूँ, करो पहले इसको कर लेते हैं। सो mg here
MA here, this angle to be theta. So इधर का component हो जाएगा MA cos theta. Here the component will be mg sin theta. So अगर आप यहाँ पे लिखोगे F net, F net कितना हो जाएगा इस केस में? That is equal to mg sin theta minus mg into cos theta. This is mass into acceleration. So ये कैंसिल हो गया. अभी ये उल्टा भी हो सकता है अगर ये cos theta का आगे रहेगा एक्सेलरेशन तो. So g into sin theta minus cos theta or cos theta minus sin theta, both can be possible. हाँ ठीक है पीयूष. It can be cos theta minus sin theta or it can be sin theta minus cos theta. So मैंने एक्चुअली यहाँ पे ऐसा एज्यूम कर लिया था कि नीचे वाला कंपोनेंट बड़ा है. So ऊपर का भी बड़ा हो सकता है. Okay. Is it clear to all of you? Yes, sir. Okay. एक क्वेश्चन गौरव ने सेंड किया व्हाट्सएप पे, सो विल सॉल्व दैट. Three particle ABC are situated at the vertex of equilateral triangle of side D at t equal to 0. अच्छा ये HC वर्मा का क्वेश्चन है, राइट गौरव? Yes, sir. So question says that there is equilateral triangle. There is equilateral triangle like this. So इक्विलेटरल ट्रायंगल इस वे में और इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे मास प्लेस किया हुआ. Three particle ABC are situated at the vertex of an equilateral triangle ABC of side D. So इस equilateral triangle का side D दिया है. And this is my A, my B and C, है ना? वहां पे लोकेटेड है. This particle moves at a constant velocity v. So यहाँ से particle constant velocity से move कर रहा है. Particle moves at constant speed v. Always has the velocity ab along ab. A का velocity हमेशा ab के along है. A का velocity is always along ab, and b is always along bc, and c का velocity is always along ca. So at what time will the particles meet each other? So ये तीनों पार्टिकल कभी मीट करेगा वो आपसे पूछा गया है. हाँ कैसे करिएगा? पार्टिकल को मीट करना है. Think on it, everyone. Yes, of course, they will meet at centroid. So ये पार्टिकल एक्चुअली यहाँ से ऐसे मूव करके आएगा, यहाँ पहुंचेगा. ये पार्टिकल यहाँ से ऐसे आएगा और ये पार्टिकल बेसिकली ऐसे आ जाएगा. ये पार्टिकल यहाँ से ऐसे आ गया और यहाँ वाला पार्टिकल ऐसे आएगा और यहाँ पे आके तीनों पार्टिकल मीट कर जाएगा. करिए सब लोग सॉल्व करो इसको. HC वर्मा में भी एक क्वेश्चन ऐसा ही है.
डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल चेंज, यस इट विल चेंज कॉन्स्टेंटली बेटा, तो आपको रिलेटिव से सोचना पड़ेगा. You have to think on with the concept of relative velocity. सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करो एक बार. चलो करूं मैं. देखिए, सो मैं किसी भी दो का इंटरवल ले लेता हूं. आई विल टेक फॉर एनी टू. क्वेश्चन वाज कनेक्ट दैट कि तीन पार्टिकल एंड ऑल द थ्री पार्टिकल्स आर प्लेस्ड. नहीं निशान थोड़ा गलत हो गया. ये जो है, ये पार्टिकल एक यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे और एक पार्टिकल यहाँ पे, एंड दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल. और तीनों पार्टिकल का स्पीड सेम है, दैट इज v. यस करेक्ट, तीनों पार्टिकल का स्पीड सेम है, दैट इज v. एंड अब क्या कह रहा है कि ये पार्टिकल इधर की तरफ चल रहा है, ये पार्टिकल इधर की तरफ चल रहा है और ये पार्टिकल इधर की तरफ चल रहा है. अब ये तीनों पार्टिकल कहाँ पे आके मीट करेगा वो आपसे पूछा गया है. अब ध्यान से सुनना. सो ये b वाला पार्टिकल इधर की तरफ चल रहा है v मीटर पर सेकेंड से, और ये c वाला पार्टिकल इधर की तरफ से चल रहा है, ये भी v मीटर पर सेकेंड से, और ये एंगल मेरा 60 डिग्री है. तो एक काम करो, ये v का कंपोनेंट इधर की तरफ तोड़ दो, ये कितना हो जाएगा v cos 60 डिग्री. सो v cos 60 का मतलब हो गया v/2. अब हम क्या कर रहे हैं इस केस में, नहीं cos, तो देखो अब क्या करोगे, वेलोसिटी ऑफ c, इन दोनों को टकराने का टाइम निकालते हैं. लॉजिकल बात है, ये भी तभी आ जाएगा. सो वेलोसिटी ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू b, वेलोसिटी ऑफ c माइनस वेलोसिटी ऑफ b, राइट. सो वेलोसिटी ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू b, सेपरेशन डिस्टेंस जो चेंज करेगा. c का वेलोसिटी, मान लो अगर मैं इधर का डायरेक्शन प्लस लेता हूं तो ये वाला माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस v. सो वेलोसिटी ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू v कितना हो जाएगा, v/2 प्लस v. दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 3v/2. ये c का वेलोसिटी हो गया b के रिस्पेक्ट में. वैसे चाहिए तो आप इसका भी कर सकते हो और इसका भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नाउ सिंस देयर इज नो एक्सेलरेशन, सो ऑफ कोर्स वी कैन यूज द कांसेप्ट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. हम ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं. यस करेक्ट, नहीं प्लनिका थोड़ा गलत हो गया बेटा, टाइम पूछ रहा है ना, थोड़ा गलत हो गया. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. सो स्पीड यू आर हैविंग इज 3v/2, डिस्टेंस आपको d ट्रेवल करना है बाय t, आपसे t पूछ रहा है. सो t विल बी इक्वल टू 2d/3v. दिस इज द करेक्ट आंसर. गौरव समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? Yes, sir. ओके, ऋषिकेश आई रिपीट दिस अगेन, वेट. मैंने क्या बोला बेटा, एक पार्टिकल इधर चल रहा है, एक पार्टिकल इधर चल रहा है और एक पार्टिकल इधर चल रहा है. तो मैंने क्या किया, ये जो पार्टिकल इधर चल रहा है ना, इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट तोड़ दिया अलोंग दिस लाइन. सो दैट इज v cos 60 मतलब v/2. तो ये पार्टिकल इधर आ रहा है v से और ये पार्टिकल इसके पास जा रहा है v/2 से. तो यहाँ पे मैंने रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगा दिया, वेलोसिटी ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू b. सो वेलोसिटी ऑफ c माइनस वेलोसिटी ऑफ b. अगर मैं ये डायरेक्शन को प्लस लेता हूँ तो ये डायरेक्शन ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा. तो c का वेलोसिटी v/2 प्लस में और b का वेलोसिटी v माइनस में, और माइनस माइनस ये प्लस हो गया. सो वेलोसिटी ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू b कितना आ जाएगा, 3v/2. नाउ सिंस देयर इज नो एक्सेलरेशन एक्टिंग हियर, तो हम सिंपली फॉर्मूला क्या यूज कर लेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. तो डिस्टेंस आपका d है, स्पीड आपका 3v/2 है, और यहाँ से आप टाइम कैलकुलेट कर लो. ऋषिकेश इज इट क्लियर बेटा, अभी समझा? गौरव तुम्हारा ही डाउट था, इज इट क्लियर फॉर यू?
सर ओके चलो एक कंसेप्ट और करते हैं हम लोग, वेज कंस्ट्रेंट का। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट बता दिया था हमने, वेज कंस्ट्रेंट। लेट मी मेक अ सिंपल प्रॉब्लम। मान लो ऐसा कोई सरफेस है, ऐसा कोई सरफेस है और ये सरफेस पे मान लो ऐसे कोई ब्लॉक प्लेस किया है, है ना, ये आपका कॉन्टेक्स्ट सरफेस है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ा सा फिगर गलत हो गया। सो ऐसे प्लेस किया है, ये मेरा सरफेस इन कांटेक्ट है ना। सो ऐसे कुछ ब्लॉक प्लेस कर दिया हमने एंड इट इज गिवन टू अस कि दिस एंगल इज थीटा फॉर मी। सब कुछ अपने को पता है, मास वगैरह सब उसको आपको जरूरत नहीं है। ये ऐसा कॉल्ड कांसेप्ट ऑफ वेज कंस्ट्रेंट। मान लो ये वाला जो ब्लॉक है, अगर ये ब्लॉक a1 a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, a मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ये ब्लॉक a मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है, तो मुझे बताओ अगर ये ब्लॉक नीचे आएगा तो ये जो वेज है दिस इज फ्री टू मूव, ये किधर मूव करेगा, लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा? राइट में। राइट में। तो अगर इसका एक्सेलरेशन ये है इस वाले ब्लॉक का, तो आपको बताना है कि ये वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। दिस इज माय B, this is my A. So you have to find acceleration of A tan theta. Okay. Custom logic. Logic दो। लॉजिक दो। वर्टिकल कंपोनेंट नहीं, कॉस्ट टू वर्टिकल कंपोनेंट नहीं। वर्टिकल कंपोनेंट कैसा बेटा, ऊपर की तरफ कंपोनेंट? हाँ 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 ना। चलो देखो, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको समझना ध्यान से। पहली बार आप क्या करो ना, ये जो आपका कांटेक्ट का सरफेस है, ये जो सरफेस है मेरा कांटेक्ट का, आप सिर्फ इतना सरफेस को जूम करो, बड़ा करके देखो, तो ये मेरा सरफेस ऐसा है, ये कांटेक्ट का सरफेस। मान लिया कि ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन मान लो a1 है एंड यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू, आपको ये a1 का ही वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो दिस इज माय इंक्लाइंड सरफेस ओवर हियर, ये एंगल इस थीटा। अभी आप देखो ये सरफेस पे आप कंसंट्रेट करो, तो ये जो पार्ट है इसका एक्सेलरेशन a नीचे की तरफ है ना। सो इसका एक्सेलरेशन a नीचे की तरफ हो गया लाइक दिस, और ये जो पार्ट है इसका एक्सेलरेशन a1 इधर की तरफ है। देखना कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, लेकिन ये नहीं आएगा तो ये सवाल बनेगा नहीं। सो मेरा ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस था ना, इसी कॉन्टेक्ट सरफेस को मैंने जूम कर लिया, बड़ा करके देख लिया, तो यही कहानी होगा ना सरफेस पे, ये वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन a नीचे की तरफ होगा और ये वाले का एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा a1।
यस या नो? Yes, sir. है ना, एक कंडीशन होगा। अच्छा, अभी क्या करेंगे हम, वंस वी आर हैविंग दिस, अभी क्या करोगे, इस केस में आप क्या करो, ये जो आपका इंक्लाइंड सरफेस है ना, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दो। कॉन्सेप्ट समझना, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब देखो, अगर ये एंगल थीटा, ये 90 है, 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा एंड दिस एंगल विल बी अगेन थीटा। सो आप ए का कंपोनेंट इधर की तरफ तोड़ दो, कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा, और ए का कंपोनेंट इधर हो जाएगा ए साइन थीटा। एग्जैक्टली सेम वे a1 cos थीटा और इधर हो जाएगा a1 sin थीटा। अब इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर जो दोनों एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आया है, दे शुड बी सेम। कॉन्सेप्ट समझना, ये जो मेरा इंक्लाइन सरफेस है, इंक्लाइन सरफेस के जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया मैंने, ये परपेंडिकुलर लाइन में दोनों एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट होना चाहिए, दे शुड बी सेम। मतलब a1 sin थीटा शुड बी इक्वल टू a cos थीटा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो ये वाला इसके अंदर चला जाएगा, बराबर। नाउ फ्रॉम हियर इफ आई वांट a1, ये कितना हो जाएगा, a cos थीटा ओवर sin थीटा। दिस इंप्लाइज कि जो मेरा a1 आएगा दिस विल बी इक्वल टू a इनटू cot थीटा। खत्म। कंसेप्ट क्या है कि जो आपका कॉन्टैक्ट सरफेस था, उसी कॉन्टैक्ट सरफेस को आप जूम करके बड़ा करो और दोनों एक्सेलरेशन का कंपोनेंट परपेंडिकुलर लाइन के लॉन्ग, कॉन्टैक्ट सरफेस पे आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, उस परपेंडिकुलर लाइन के लॉन्ग दोनों एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट होगा, दे शुड हैव सेम वैल्यू। दोनों एक्सेलरेशन का कंपोनेंट परपेंडिकुलर लाइन की तरफ, दे शुड हैव सेम वैल्यू। क्योंकि अगर ये दोनों एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा, देन इन दैट केस दिस ब्लॉक विल कम इनसाइड द बिगर ब्लॉक। इसको बोलते हैं हम, दिस कांसेप्ट इज कॉल्ड वेज कंस्ट्रेंट। Is it clear? Do I make sense to everyone? Yes, sir. Okay. चाहिए तो एक लाइन में लिख लो ये पॉइंट, कैसे आप वेज कंस्टेंट को डील करोगे। कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन along perpendicular bisector to contact surface should have same value, should have same value। दोनों एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरफ, they should have same value। Is it clear, all of you? Yes, sir. Okay, कौस्तुभ समझा कॉन्सेप्ट अभी? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट हियर? ओके फाइन, ठीक। आज का लेक्चर समझ में आ गया सभी को? यस सर। ठीक, विल वाइंड अप फॉर टुडे। मैं एक असाइनमेंट ऐप पे आज फिर पोस्ट करूंगा एनएलएम का, वो आप फिर से ट्राई करोगे एंड उसके जो डाउट्स रहेंगे विल डिस्कस टुमारो, और उसका थोड़ा बहुत और कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं, फ्रिक्शन डिस्कस करेंगे हम कल के लेक्चर में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके फाइन, ठीक है बेटा, विल वाइंड अप फॉर टुडे। बाय बाय सोन। Bye, sir. बाय 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 बेटा, बाय बाय।